नकुल के फरमान को मानने के लिए मजबूर अर्पिता ने गौरव के अटेंडेंट राजू को अपने घर पर रहने के लिए बुला लिया था। ये देखकर घर के सभी लोग हैरान थे और गौरव गुस्सा। उसने राजू की वजह से जब घर वालों की प्राइवेसी में खलल पड़ने की बात की तो अर्पिता फ्रस्ट्रेशन में बोली, अरे काहे की प्राइवेसी, सब तो पहले से देख रहा है इसका मालिक, उसे सब पता है हम क्या करते हैं, हमारे 24 घंटों की खबर है उसे। जब सब हैरानी से अर्पिता को देखने लगे तो अर्पिता को एहसास हुआ कि वो जोश जोश में कुछ ज्यादा ही बोल रही है। वो सोचने लगी कि वो अपनी बिगड़ी हुई बात को कैसे संभाले। वो कमरे में इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर गौरव के पीछे की दीवार पर पड़ी। वो अचानक से बोली, इसका मालिक मतलब भगवान, हम सबका मालिक वही तो है, ऊपर बैठा बैठा सब देख रहा है, पल पल की खबर है उसे, उसको सब पता है तो कैसी प्राइवेसी है ना। गौरव बोला, अच्छा तो एक काम करो ना, माँ और मम्मी के जाने के बाद ये रूम खाली हो जाएगा तो इस रूम के लिए कोई फ्लैटमेट ढूंढ लो, प्राइवेसी तो हमें चाहिए नहीं, कम से कम रेंट तो कम हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम्हें हुआ क्या है, इतनी अजीब सी बातें क्यों कर रही हो। निर्मला बोली, बाबूआ तू इतना भड़क क्यों रहा है, वो सो जाएगा यहाँ हाल में, हम तो सोच रहे थे कि अब घर के सारे काम राजू से ही करवाएंगे, थक गए हम तो काम कर करके, अब जरा फायदा तो उठाए फ्री सर्विस का। सुमन बोली, अच्छा आप कैसे थक गई बहन जी, अरे आधा से ज्यादा काम तो हम करते हैं, हम पहले ही बोल देते हैं हम हमारा काम करवाएंगे राजू से। गौरव वॉकर के सहारे खड़ा होते हुए बोला, हम बोल रहे हैं दिवाली और ये दोनों गा रही हैं होली, गॉड जल्दी से ठीक हो जाऊं और इस पागल खाने से निकलकर ऑफिस जाऊं, मैं जा रहा हूं अपने कमरे में, अर्पिता तुम सुटो इन दोनों से। अर्पिता दीवार पर लगी भगवान की तस्वीर को देखते हुए मन में बोली, थैंक यू बाबा जी, आपकी वजह से बच गए, वरना पहले घर वालों से डंडे पड़ते फिर उस नकुल से, और ये तो हम भी चाहते हैं कि गौरव जल्दी से ठीक हो और ऑफिस जाए, फिर कम से कम दोनों माओं की दिन भर की चिक चिक से तो छुटकारा मिलेगा हमें, बाकी इस नकुल से कैसे मुक्ति मिलेगी उसका भी रास्ता दिखाओ बाबा जी, कब तक यूं डर डर के जिएंगे। दोपहर में अर्पिता को ऋत्विक का फोन आया। अर्पिता ने फोन उठाया और धीमी आवाज में बोली, हाँ बोलो। ऋत्विक बोला, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है, इतना धीरे क्यों बोल रही हो। अर्पिता बोली, हाँ थोड़ी थकान है। बोलो क्यों फोन किया। ऋत्विक बोला, मैं सोच रहा था कहीं बाहर चलते हैं, शाम को कॉफी पर या फिर तुम कंफर्टेबल हो तो डिनर पर, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अर्पिता बोली, नहीं हम नहीं आ सकते, वो माँ आई हुई है ना तो उनके साथ घर पर रहना पड़ेगा। एक काम करो ना, माँ को भी ले आओ, वो मुझसे मिल तो चुकी है ऑलरेडी, उनकी भी आउटिंग हो जाएगी। अर्पिता बोली, हमारी माँ इतने खुले विचारों वाली नहीं है, एक लड़के के साथ हम अकेले खाने पर क्यों जा रहे हैं इस बात का बदन बना देगी, बाद में कभी देखते हैं। ऋत्विक बोला, अच्छा तो एक काम तो तुम कर ही सकती हो ना, मैं तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे आ जाता हूँ, तुम 5 मिनट के लिए वहीं आ जाओ। एक्चुअली अर्पिता मैं खुद की तसल्ली के लिए बोल रहा हूँ, कल तुमको इतना परेशान देखा था ना, इसलिए एक बार देखना चाहता हूँ कि तुम अब कैसी हो। अर्पिता बोली, अरे हम फर्स्ट क्लास हैं, तुम चिंता मत करो, वैसे भी कल ऑफिस में मिलना ही है, वहां देख लेना, एक्चुअली हमारा निकलने का बिल्कुल मन नहीं है। ठीक है मैं ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा तुम्हें, चलो तुम रेस्ट करो, अब कल ऑफिस में मिलते हैं, बाय। अर्पिता ने फोन काटा और सामने देखकर मन में बोली, इसी घड़ी में लगाया है नकुल ने कैमरा, कल घर का वीडियो दिखाया था, उसमें यही सोफा तो दिख रहा था जिस पर हम अभी बैठे हुए हैं, देख तो लिया होगा उसने कि हम फोन पर बात कर रहे हैं किसी से, अब आएगा फोन ये पूछने के लिए कि किसका फोन था, क्या बोला। अर्पिता ने ऐसा सोचा ही था कि तभी नकुल का फोन आने लगा। अर्पिता बुदबुदाई, बोले थे ना हम, आ गया पनौती का फोन। अर्पिता ने फोन उठाया तो नकुल बोला, ऐसे कोई मना करता है अपने बॉस से मिलने के लिए, बैड मैनर्स अर्पिता, बट गुड गर्ल, मुझसे मिलने आना है तुम्हें इसलिए अपने पति तक को मना कर दिया, लव यू। चलो बताओ कब और कहाँ मिल रही हो, तुम्हारी पसंद की जगह पर मिलेंगे। अर्पिता हड़बड़ाते हुए बोली, मिलने नकुल घर पर सब लोग हैं और संडे भी है आज, क्या बोलकर निकलेंगे हम, गौरव को फ्रैक्चर है पैर में, माँ डांटेंगी हमें। नकुल बोला, गौरव के लिए तो राजू को भेजा है ना, और ऐसे बनो मत, ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम संभाल ना सको, तुम आराम से आ जाओगी पता है मुझे, अब तुम जल्दी से मैसेज करके कोई जगह बता दो, हम डिनर पर मिलते हैं, फिर वहीं तुम्हें तुम्हारा पहला टास्क बताऊंगा, बाय। अर्पिता कुछ बोलती उससे पहले नकुल ने फोन काट दिया। अर्पिता मन में बोली, हमने तो एक बार भी ऋत्विक का नाम नहीं लिया, फिर इसे कैसे पता चला कि हम ऋत्विक से बात कर रहे थे, इसका मतलब इसने ऋत्विक के घर में भी कैमरा लगाया है, कैमरे की कंपनी खरीद ली है क्या इसने जो दुनिया भर में कैमरे लगाता हुआ फिर रहा है। वैसे इससे जितना ज्यादा मिलेंगे ना इसके बारे में उतना ही ज्यादा जान पाएंगे, इसलिए जाना तो चाहिए हमें, हमें आगे क्या करना है ये भी तो बताने वाला है वो, पर क्या बोलकर निकले घर से। अर्पिता कुछ सोचकर गौरव के कमरे में गई जहाँ गौरव की मम्मी थी। अर्पिता बोली, मम्मी जी हमें रात को 2 घंटे के लिए कहीं बाहर जाना है, जाए क्या। निर्मला बोली, आज तो रविवार है, फिर आज कहाँ जाना है तुमको, और वो भी रात को। अर्पिता मन में बोली, इतना क्यों चौंक रही है ये मम्मी जी, बाहर जाने की परमिशन तो मांग रही हूँ, इनकी किडनी थोड़ी ना मांगी मैंने, और रविवार है तो क्या अपने पैरों को भी छुट्टी पर भेज दूं, और डिनर तो दोपहर में नहीं कर सकती ना मैं, कौन समझाए इनको, अगर सब लोग बिना बतंगड़ बनाए हमारा सच सुन लें तो हमें झूठ बोलने की जरूरत ही ना पड़े, ये तो लोगों के चक्कर में इतना झूठ बोलना पड़ता है हमें। अर्पिता बोली, जी एक सहेली की मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है तो उनसे मिलने जाना है। गौरव बोला, कौन सी फ्रेंड है और अभी चली जाओ ना, रात को हॉस्पिटल में मिलने का टाइम थोड़ी ना होता है। अर्पिता मन में बोली, ये बुढ़वा कुछ ढंग का बोल नहीं सकता तो चुप क्यों नहीं रहता है, बगल में जाना है लेकिन ऐसा लगा जैसे अमेरिका का वीजा लेने के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। अर्पिता बोली, हमारी ऑफिस की फ्रेंड है तुम नहीं जानते हो, और वो वहाँ हॉस्पिटल में अकेली है, तो जब हम वहाँ जाएंगे तो वो थोड़ा ब्रेक लेकर अपने घर जाएगी, इसलिए 8 बजे के आसपास जाना है हमें, वहाँ 10 साढ़े 10 तक आ जाएंगे। निर्मला कुछ बोलती उससे पहले सुमन बोली, बहन जी आपको अर्पिता की चिंता हो रही है ना कि आते समय रात हो जाएगी, इसलिए हम चले जाते हैं उसके साथ, आप यहाँ गौरव जी का ध्यान रखिएगा। अर्पिता झट से बोली, अरे माँ आप हॉस्पिटल में कहाँ परेशान होंगी, आप यहीं आराम करिए, हम आराम से कैब में चले जाएंगे, आप नहीं होती यहाँ तभी तो हम जाते ही ना अकेले। गौरव बोला, माँ वैसे तो अर्पिता अकेले ही आती जाती है, पर आपका आइडिया भी ठीक है, अर्पिता को भी साथ मिल जाएगा और आप भी जरा घर से बाहर निकल पाएंगी, वैसे तो हॉस्पिटल ही जाना है पर फिर भी थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा आपका, वरना जब से आई है तब से आप घर में ही है। अर्पिता खुद से बोली, अरे कोई हमसे भी तो पूछो कि हमें किसी का साथ चाहिए या नहीं, बाबा जी इतना झूठ बोलकर सबको मनाया है और अब माँ ने स्यापा कर दिया, हमारे नसीब में तो शांति लिखी नहीं है। अर्पिता दिन भर सोचती रही कि माँ को अपने साथ जाने से कैसे रोके, माँ कभी अर्पिता की सास के साथ होती तो कभी गौरव की, ऐसे में उनके सामने माँ को जाने से मना करने पर सबको दाल में कुछ काला लगने लगता, इसलिए अर्पिता माँ के अकेले होने का इंतजार करने लगी, और जब अर्पिता को वो मौका मिला तो वो माँ से बोली,
माँ आपको पता है यहाँ पास के शिव मंदिर में किसी ने जलाभिषेक रखा है, सुना है बहुत बड़ा प्रोग्राम है, कोई बहुत बड़े बाबा भी आने वाले हैं, आपको ना जाना चाहिए वहाँ। माँ बिना कुछ कहे अर्पिता को देखने लगी तो अर्पिता बोली क्या हुआ? समझे, आपको हमारी फिक्र हो रही है ना? अरे चिंता मत करिए, हम आपकी बहादुर बेटी हैं, कर लेंगे मैनेज, आप अपने भगवान में ध्यान लगाइए। माँ बोली हमको पता है अर्पिता, तुम ये सब हमारा मन रखने के लिए कह रही हो बेटा, पर उस दिन जब तुमने हमें बहुत सुनाया था ना कि हम गौरव जी को जरूरत थी तब टाइम पे नहीं आए थे, भागवत में लगे थे, तब हमको बहुत बुरा लगा था बेटा। तुम्हारी बात का नहीं, हम नहीं आए उस बात का, इसीलिए उसी दिन सोच लिए थे कि अब चाहे कुछ भी हो सबसे पहले हमारे बच्चे। पार्वती मैया ने भी तो गणेश जी के लिए पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया था ना, फिर हम काहे नहीं कर सकते? इसलिए जब भी तुमको हमारी जरूरत होगी हम चुटकी में पहुंच जाएंगे कहीं भी, बता रहे हैं। माँ हाथ जोड़कर बोली बाबा जी माफ करना हमको, हम आपके जलाभिषेक में नहीं आ पाएंगे इस बार, पर अगली बार जरूर आएंगे। तभी अर्पिता ने चुटकी बजाई तो माँ ने हैरानी से पूछा ये कहा है अर्पिता, का की तुम ये? अर्पिता ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा चुटकी, देख रहे थे काम कर रही है या नहीं? नहीं कर रही है, आप यहीं हैं अभी भी। माँ बोली ए भगवान, इस पगली में दिमाग कब आएगा? शाम को जाने का समय हुआ तो माँ जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। अर्पिता ने सोचा ना इनको मना पा रहे हैं और ना ही उस सर फिरे नकुल को, बाबा जी आप हमें गायब कर दो कुछ दिनों के लिए। अर्पिता बुझे मन से बोली चलिए माँ, कैब आ गई है नीचे। माँ बोली हाँ 1 मिनट, राजू जल्दी से पानी पिला दे बेटा हमको, गाड़ी आ गई है हमारी। राजू पानी लेकर आया और अचानक से उसका पैर गलीचे में फंसा और वो सुमन देवी पर गिर गया। सुमन बोली सत्यानाश, दिन भर फोन देखेगा तो आंखें तो बटन हो ही जाएंगी ना, कैसे दिखेगा तुमको कुछ? सारा कपड़ा भिगो दिए हमारा, अब फिर से तैयार होना पड़ेगा हमको, गाड़ी नीचे ही खड़ा है हमारा। अर्पिता ने सोचा कि मौके का फायदा उठाया जाए। वो बोली अब माँ आपको तो कपड़े बदलने में 10 मिनट लग जाएंगे, कैब वाला इंतजार करने के 100-150 रुपए ज्यादा लेगा। अब वो तो कोई बात नहीं है, पर हमारी सहेली को टाइम पर निकलना है घर के लिए। माँ पैसे की बात सुनकर बोली क्या बात कर रही हो, 100-150? तू जा अर्पिता, वैसे भी हम ना तुम्हारी सहेली को जानते हैं और ना ही उसकी माँ को, हम क्या करेंगे वहाँ, तुम जाओ तो लेट हो जाओगी। अर्पिता बोली पर माँ गौरव और मम्मी जी को क्या बोलेंगे, वो सुनेंगे तो डांटेंगे। माँ बोली वो अंदर है अभी, तुम निकल जाओ जल्दी से, बाकी हम है ना, हम संभाल लेंगे सब। अर्पिता जल्दी से घर से निकल गई। घर से तो निकल गई है अर्पिता, लेकिन वहां पहुंचकर होगा क्या, और क्या होगा अर्पिता का पहला टास्क? नकुल ने अर्पिता को डेट पर एक रेस्टोरेंट में बुलाया था। बड़ी जद्दोजहद के बाद अर्पिता वहां पहुंच गई। उसने देखा कि नकुल ने एक पूल साइड टेबल बुक कराई थी जिस पर एक रोमांटिक डिनर डेट के अरेंजमेंट्स किए गए थे। नकुल पहले से ही वहां पहुंच चुका था। अर्पिता को देखते ही वो उठा और उसके पास जाकर गले मिलने लगा। अर्पिता नकुल को नजदीक आते देख सकपका गई। वो हड़बड़ाते हुए बोली क्या कर रहे हो तुम, पीछे हटो। अर्पिता ने देखा कि नकुल गुस्सा होने लगा है तो मन में बोली क्या कर दिया तूने पागल अर्पिता, अब इसमें भैरव जी आ जाएंगे, कुछ अच्छा बोल जल्दी से। अर्पिता झट से नकुल का हाथ पकड़कर बोली सॉरी, हमारा इरादा तुम पर चिल्लाने का नहीं था, पर हम ऐसे पीडीए से कंफर्टेबल नहीं है। नकुल कंफ्यूजन में बोला पीडीए मतलब ये क्या है? अर्पिता बोली अरे पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, पीडीए, अभी के जमाने के हैं लेकिन कुछ मामलों में जरा सोच पुरानी है। नकुल हंसते हुए बोला ओह पीडीए, मैं भी अभी के जमाने का ही हूँ अर्पिता, पर ये टर्म नहीं पता थी मुझे। अर्पिता बैठने लगी तो नकुल बोला अर्पिता 1 मिनट रुकना जरा। अर्पिता बैठते बैठते रुक गई। नकुल ने अर्पिता को एक पैकेट दिया और बोला ओपन इट। अर्पिता ने पैकेट खोला तो उसमें एक सुंदर सा पार्टी गाउन निकला। अर्पिता ने नकुल को देखा तो वो बोला आई अंडरस्टैंड कि तुम घर से हॉस्पिटल तक झूठ बोलकर आई हो, इसलिए इतने प्लेन कपड़ों में ही आ गई हो, पर आज हमारी फर्स्ट डेट है, यू शुड लुक ब्यूटीफुल राइट, जाओ जल्दी से चेंज करके आ जाओ, आई एम वेटिंग फॉर यू। अर्पिता ड्रेस लेकर बाथरूम में पहुंची और तैयार होकर आईने के सामने खड़ी होकर मुंह बिगाड़ते हुए बोली बड़ा आया, यू शुड लुक ब्यूटीफुल। सिर्फ कपड़े बदलने से ब्यूटीफुल हो गए क्या? ये क्या बात हुई, पहले क्या बुराई थी हमें, अच्छे तो लगे थे, मन तो कर रहा था सुनाते गधे को, पर अभी हमारा टाइम खराब है ना तो हमें गधे को बाप बनाना पड़ेगा। अर्पिता नकुल के पास गई और मुस्कुराते हुए बोली कैसे लग रहे हैं हम? नकुल अर्पिता की चेयर पीछे करते हुए बोला अमेजिंग, पर अभी भी एक कमी है, तुम बैठो ना मैं बताता हूँ। अर्पिता चेयर पे बैठी तो नकुल ने वही वाला नेकलेस निकाला और बोला यहाँ तो पहन ही सकती हो, कोई जानने वाला नहीं है यहाँ पर। अर्पिता ने ठीक है कहकर नेकलेस लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो नकुल बोला माना तुम्हें ड्रेस नहीं पहना सकता था, पर ये तो मैं ही पहनाऊंगा। नकुल अर्पिता के पीछे गया और उसे नेकलेस पहनाते हुए बोला अब इस नेकलेस की असली कीमत वसूल होगी। वो अपनी चेयर पर आया और अर्पिता को देखते हुए बोला नाउ इट्स परफेक्ट। वैसे तुम्हें बाकी के अरेंजमेंट्स कैसे लगे? ये जो डेकोरेशन में ऑर्किड के फ्लावर्स यूज किए हैं दुनिया के सबसे महंगे ऑर्किड्स हैं, तुम नहीं आती ना तो सब वेस्ट हो जाता। अर्पिता बोली सब बहुत सुंदर है, तुमने किया है सब तो अच्छा ही होगा, हम तो आना चाह रहे थे पर तुमने देखा ही होगा हालात कैसे थे घर पर। नकुल बोला इसीलिए तो राजू को तुम्हारी माँ पर पानी गिराना पड़ा, वरना वो तो साथ आकर ही मानती। अर्पिता बोली अच्छा तो तुमने कहा था उसे पानी गिराने के लिए, थैंक यू सो मच, तुमने उन्हें रोकने का नॉन वायलेंट तरीका चुना। नकुल बोला कम ऑन, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, अब तुम भी तो आने के लिए इतने एफर्ट्स लगा रही थी तो मैंने सोचा मुझे भी तो कुछ करना चाहिए। यू सी पार्टनर्स ऐसे ही साथ काम करेंगे हमेशा और पावर कपल बन जाएंगे, देखना द होल वर्ल्ड विल नो अस। अब भूख लग रही है, कुछ ऑर्डर कर देते हैं। अर्पिता ने हाँ में गर्दन हिलाई तो नकुल ने वेटर को वहां आने का इशारा किया। डिनर करते हुए अर्पिता सोचने लगी इसके बारे में कुछ तो करना पड़ेगा, कोई तो घर वाला होगा इसका, अरे कोई तो कमजोरी होगी इसकी जैसे कि हमारी है। अर्पिता बोली नकुल अब तुम्हारी सिर की चोट कैसी है?
ये चोट नहीं है अर्पिता, हमारे प्यार की निशानी है। वैसे थोड़ा सा दर्द हो रहा है पर ठीक हो जाऊंगा। वैसे कल तुम्हारा नाम अधूरा रह गया था ना, वहाँ घर जाकर पूरा कर लिया है मैंने, तुम्हें दिखाता हूँ। अर्पिता हड़बड़ा के बोली, अरे अरे मेरा मतलब है, हमको यकीन है तुम पर, तुम बोल रहे हो तो लिखा ही होगा। यहाँ सबके सामने शर्ट थोड़ी ना खोलोगे। नकुल हंसते हुए बोला, यू आर सो फनी अर्पिता, मैं शर्ट थोड़ी ना उतार रहा हूँ अपनी, मैं तो फोन में फोटो दिखा रहा था, ये देखो। नकुल ने अर्पिता को फोन में फोटो दिखाते हुए कहा। अर्पिता फोटो देखकर मन में बोली, बाबा जी गजनी का फैन लगता है ये पागल आदमी, पर हमको फिल्म की हीरोइन नहीं बनना है, हमें नहीं शहीद होना है इसके पागलपन में। अरे कहाँ फंस गए यार। अर्पिता जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, वाओ बहुत शानदार लग रहा है, पर ये एक निशानी ही काफी है, ठीक है, और बाकी जगह मत लिख लेना हमारा नाम। नकुल बोला, देखते हैं, वैसे तुम भी तो मेरे नाम का टैटू बनवा सकती हो ना, हम डिनर के बाद टैटू बनवाने चलेंगे तुम्हारा। अर्पिता चौंक कर बोली, क्या टैटू? नहीं नहीं नकुल, आई मीन नकुल, नहीं कर सकते हम, घर में कोई देख लेगा तो मुसीबत हो जाएगी और हमें डर से डर लगता है, प्लीज टैटू नहीं, हम ना रोज पेन से तुम्हारा नाम लिख लेंगे। नकुल बोला, यार टैटू और पेन में क्या कंपैरिजन, और दर्द की चिंता मत करो, मैं पूरे टाइम तुम्हारा हाथ पकड़ कर रखूंगा, ठीक है, और टैटू ऐसी जगह बनवाएंगे जहाँ किसी को दिखाई ना दे, सिर्फ मैं देखूंगा। अर्पिता को मन ही मन रोना आ रहा था, वो मन में बोली, बाबा जी किस बात का बदला ले रहे हो हमसे। अर्पिता बोली, पर आज टाइम कहाँ है, हम 10:30 बजे के लिए बोलकर आए हैं घर से, 9:30 तो होने वाले हैं, आधे घंटे में तो घर के लिए निकलना है ना। नकुल बोला, ठीक है, मैं कल दिन का अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, तुम पहुंच जाना, ओके। अर्पिता के पास मजबूरी में हाँ में गर्दन हिलाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तभी नकुल बोला, अर्पिता सच सच बताना, तुमने ऋत्विक से मिलने के लिए क्यों मना किया, मेरे डर से या फिर सच में मुझसे प्यार करने लगी हो? अब दोनों, डर भी और प्यार भी। नकुल, तुम्हारे जैसा कभी कोई मिला नहीं ना हमें, जो ऐसे डंकी की चोट पर प्यार का इजहार करे। तुम प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, और ऐसी प्यार की आदत नहीं है ना हमें, इसलिए डर लगता है कभी कभी तुमसे। और हम तो अब 3 आदमियों के बीच फंस जाएंगे, पहले से ही दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, अब 3 का तड़का लग गया है, कैसे मैनेज होगा? नकुल बोला, मैं खुद तुम्हें किसी से शेयर नहीं कर सकता अर्पिता, कल वो ऋत्विक जब ऑफिस में तुम्हारा हाथ पकड़ रहा था तो खून खोल रहा था मेरा, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया खुद को, ऐसा लगा जैसे उसके हाथ तोड़ दूं। ये बोलते हुए नकुल की आंखों में अर्पिता को गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। अर्पिता बोली, कोई हमारे बारे में कुछ भी सोचे क्या फर्क पड़ता है, हम सबको तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना, तुम्हें तो सिर्फ हमसे फर्क पड़ना चाहिए, और हम तो बस तुम्हें चाहते हैं, तो तुम अपना खून मत जलाओ प्लीज, ऋत्विक को समझा देंगे हम। नकुल बोला, तुम खुद से नहीं कर पाओगी, तुम बहुत इमोशनल हो, इसलिए मैं बताऊंगा तुम्हें कि क्या करना है, और मैंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऑलरेडी ढूंढ लिया है। क्या सोल्यूशन? तुम उसकी सुपारी तो नहीं देने वाली ना किसी को? उसे ऐसे जान से मारने की जरूरत है ही नहीं, तुम कल ऑफिस जाकर जॉब से रिजाइन कर दो और उससे सारे रिश्ते तोड़ दो। देखो वैसे भी वो तुम्हारा दूसरा पति है, तो तुम दोनों की शादी तो लीगली वैलिड नहीं है ना, इसलिए डिवोर्स का चक्कर भी नहीं है। तुम वहाँ जॉब छोड़ोगी, फिर उसे छोड़ोगी, कोयल नहीं रहेगी तो कोई रेडियो मस्ती में इन्वेस्ट नहीं करेगा, ऋत्विक के हाथ से कंपनी जाएगी और बीवी भी, वो तो घुट घुट कर खुद ब खुद मर जाएगा। अर्पिता ये बात सुनकर शॉक रह गई, लेकिन नकुल के सामने कुछ नहीं बोल पाई। नकुल बोला, ओके, कल का सारा प्रोग्राम सेट, कल पहले तुम रिजाइन करोगी, फिर ऋत्विक से ब्रेकअप, और फिर मेरे नाम का टैटू। कल बहुत अच्छा दिन रहने वाला है ना? वही रेस्टोरेंट में बैठे राज की नजर अचानक अर्पिता पर पड़ी। वो वहाँ अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था, जहाँ वो बैठा था वहाँ से बस उसे अर्पिता ही दिखाई दे रही थी। राज खुद से बोला, तो दोनों डेट पर आ ही गए, जाकर सरप्राइज देता हूँ अभी। राज उठने लगा तो उसका दोस्त बोला, भाई कहाँ जा रहा है? राज बोला, कोई जानने वाला दिख गया यार, अभी मिलकर आता हूँ 5 मिनट में। दोस्त बोला, अरे यार तू पहले खाने का ऑर्डर दे दे, वरना बाद में कहेगा क्या बकवास चीज ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर करो और आराम से जा। फिर राज ठीक है बोलकर फिर से बैठ गया। वो अर्पिता की तरफ देखते हुए मन में बोला, अर्पिता तुझे और भाई को लगेगा तो सही कि कबाब में हड्डी हर जगह पहुंच जाता है, लेकिन देवर ने भाभी को परेशान नहीं किया तो फिर क्या किया? खाना ऑर्डर करके जैसे ही राज उठा तो उसने देखा कि अर्पिता सामने नहीं थी। वो जल्दी से उस टेबल तक गया तो देखा वहाँ कोई नहीं था। अर्पिता और नकुल वहाँ से निकल चुके थे। राज वहाँ के स्पेशल अरेंजमेंट्स देखकर बोला, वाह भाई आप तो कतई रोमांटिक निकले, क्या डेकोरेशन करवाया है, बच गए दोनों मेरे कहर से। अर्पिता घर लौट आई थी, लेकिन बिल्कुल हैरान परेशान। उसे अगले दिन इतने इम्तिहान जो देने थे। उसने दरवाजा खटखटाया तो राजू ने दरवाजा खोला। वो मुस्कुराते हुए बोला, कैसा रहा मैडम, हमने बढ़िया काम किया ना? अर्पिता अपनी मुट्ठी भींचते हुए बोली, हाँ एकदम बढ़िया, तुम्हें प्राइम मिनिस्टर से अवार्ड दिलवाने के लिए स्पेशल अर्जी लगाई है हम। अर्पिता जैसे ही अंदर घुसी तो सब लोग वहीं हॉल में बैठे थे। अर्पिता अपनी माँ से बोली, माँ आप कैसा, आपका सिर दर्द? अब ठीक है, दवा ले लिए थे हम। तुम्हारी सहेली की माँ कैसी है? अर्पिता बोली, वो भी ठीक है, हमारी फ्रेंड घर से लौटी तो हम भी आ गए वापस। निर्मला ताना मारते हुए बोली, अर्पिता सुमन बहन को काम के समय ही बीमारी हो जाती है सारी, इनको बढ़िया डॉक्टर को दिखाओ तो, इतना बीमार क्यों रहती हैं ये? सुमन बोली, फिर भी आपसे तो अच्छे हैं बहन जी, बीमार रहकर भी आपसे ज्यादा काम कर लेते हैं, हाय बबुआ नहीं करते दिन भर। अर्पिता परेशान होकर बोली, आप लगे रहिए हम चेंज कर लेते हैं। अर्पिता जैसे ही कमरे में घुसी तो उसके पीछे पीछे सुमन भी आ गई और दरवाजा बंद कर लिया। अर्पिता चौंक कर बोली, क्या हुआ, बाहर जाइए ना, कपड़े बदलने हैं हमें। माँ गुस्से में बोली, हमने तुम्हारे लिए सबसे झूठ बोला और तुम हमें पागल बनाकर महंगे होटल में खाना खाने गई थी। अरे कौन था वो आदमी? अर्पिता की पैरों तले खिसक गई है जमीन, माँ के सामने खुल गई है उसकी पोल। अब आगे क्या होगा? अर्पिता नकुल से मिलने एक रेस्टोरेंट में गई थी। वहाँ उसे राज ने देख लिया था, जिससे अर्पिता बेखबर थी। जब वो घर पहुंची तो उसे पता चला कि उसकी माँ को भी डिनर के बारे में पता चल गया है। माँ ने गुस्से में अर्पिता से कहा, झूठ बोलकर कहाँ गई थी, वो आदमी कौन था तुम्हारे साथ? ये सुनकर अर्पिता के होश उड़ गए।
वो मन में बोली, बाबा जी इनको कैसे पता चला? कहीं हमारी शक्की माँ हमारे पीछे पीछे वहाँ पहुंच तो नहीं गई थी? माँ तो अब हमारी कुटाई कर देंगी। अर्पिता अपनी घबराहट छिपाकर बोली, अब क्या बोल रही हो माँ? कौन आदमी? क्या झूठ बोला हमने आपसे? हम तो हॉस्पिटल गए थे, आप सबको बताकर तो गए थे। माँ बोली, तुम ना ज्यादा होशियार मत बनो। हमको तो तभी समझ जाना चाहिए था जब तुम हमें ले जाने से मना की थी। गौरव जी सही कह रहे थे, रात को हॉस्पिटल मिलने जाने का क्या मतलब है? अब तुम हमें साफ साफ बता दो या फिर सबूत पेश करें तुम्हारे सामने। अर्पिता आंखें चुराते हुए बोली, सबूत? कैसा सबूत? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा माँ, आपको ना कोई गलतफहमी हो गई है। अच्छा तो फिर नजरें काहे चुरा रही हो? हमारी तरफ देखकर बात करो। अर्पिता पलकी झपकाते हुए बोली, हम नजरें नहीं चुरा रहे हैं, आंख में कुछ चला गया है इसलिए ऊपर नीचे कर रहे हैं। आप दिखाओ सबूत। माँ बोली, चलो दिखा ही देते हैं तुमको सबूत। माँ अर्पिता का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगी तो गौरव बोला, क्या हुआ माँ? इस वक्त कहाँ जा रहे हैं आप लोग? माँ बोली, वो ठंडी घास पर नंगे पैर चलने से सिर दर्द ठीक हो जाता है, बस वही करके आ रहे हैं, अभी आते हैं 10 मिनट में। चलो अर्पिता। माँ अर्पिता को लेकर गार्डन में पहुंची तो अर्पिता बोली, यहाँ क्यों आई हो आप? सबूत जमीन में गड़ा हुआ है क्या? तुम अपनी दोस्त उसीना को फोन करो। तो रात को हम खाना खाकर जब घूमने आए थे नीचे, तब उसी ने बताया था हमें तुम्हारे बारे में। तो बुलाओ उसे, अभी दूध का दूध और पानी का पानी किए देते हैं। अर्पिता बोली, माँ 11 बजने वाले हैं, इस वक्त बुलाना ठीक नहीं रहेगा, उससे कल बात कर लेंगे। ये सही गलत का ज्ञान मत दो हमको, तुम्हारी तरह तुम्हारी सहेली भी निशाचर है, 12-1 बजे से पहले नहीं सोती है वो। अब तुम फोन कर रही हो उसको या फिर गार्ड से उसका घर का नंबर देख कर हम ही जाएं वहाँ? रुकिए हम बुलाते हैं। अर्पिता ने शीना को फोन करके गार्डन में आने के लिए कहा। फिर वो सोचने लगी, कुछ लोगों के पेट में कुछ बचता क्यों नहीं है, बस गॉसिप करनी होती है। अब हमारी ही माँ को ये बताने का क्या मतलब है कि उसने हमको कहीं देखा था? अरे हम जिस दिन से इस दुनिया में आए हैं तब से देख रही है हमको हमारी माँ। अब वो नीचे आएगी और माँ उससे सवाल जवाब करेगी, हमारी इज्जत का तो फालूदा बन जाएगा आज। और फिर हम माँ को क्या बोलेंगे, किसके साथ थे माँ? शीना को आता देख माँ अर्पिता से बोली, तुम अपने मुंह पर गोंद लगा लो, हम पूछेंगे शीना से सवाल। शीना आते ही बोली, क्या हुआ अर्पिता, सब ठीक है ना? इस वक्त कैसे बुलाया? सुमन बोली, अरे इसने नहीं, हमने बुलवाया है तुमको। हमने अर्पिता को बोला कि शीना का वजन बहुत कम हो गया है, बहुत अच्छा फिगर कर लिया है उसने। अरे क्या करती है वो इसके लिए? तो ये बोली कि सीधा तुमसे ही पूछ ले, इसलिए बुला लिया तुमको। अब तुम कहोगी कि सुबह ही पूछ लेते आंटी जी, हमने सोचा समय क्यों बर्बाद करें, जो तुम आज बताओगी वो हम कल सुबह से ही शुरू कर देंगे करना। वैसे तुम्हारे पति तो बड़ा खुश होते होंगे तुम्हें देखकर। शीना शर्माते हुए बोली, आंटी जी आप भी ना कुछ खास नहीं करती, बस आजकल जिम जाती हूँ मैं, हफ्ते में 2 दिन स्विमिंग करती हूँ, 2 दिन जुम्बा, 2 दिन योगा और 1 दिन क्लासिकल डांस सीखती हूँ। इसके अलावा सिर्फ कीटो डाइट लेती हूँ, बस उसी का कमाल है ये। सुमन बोली, अच्छा इसमें भी कुछ खास नहीं है, पर हम तो इतना भी नहीं कर पाएंगे। हाँ थोड़ा बहुत योगा कर लेंगे। वैसे अभी जब तुम आ रही थी तब हम अर्पिता को बता रहे थे कि आज तुम भी उसी जगह खाना खाने गई थी जहाँ अर्पिता गई थी, ये तो बस अभी आई ही है वहाँ से। अर्पिता मन में बोली, गई भैंस पानी में, माँ ने बात छेड़ दी, अब सब कुछ बता देगी शीना। शीना बोली, अभी आई है? फिर तो वो अर्पिता नहीं थी आंटी। सुमन चौंक कर बोली, अरे पर शाम को तो तुम ही बोली थी ना कि तुमने अर्पिता को देखा है। शीना बोली, आंटी मैं ना चश्मा लगाती हूँ, बस जब किसी पार्टी या रेस्टोरेंट में जाती हूँ ना तब नहीं लगाती, आज शाम को भी नहीं लगाया था, इसलिए मैंने आपसे बोला था कि मैंने अर्पिता जैसी लड़की को देखा था, पर मैं श्योर नहीं थी। लेकिन अब अर्पिता के कपड़े देखकर श्योर हो गई हूँ। रेस्टोरेंट वाली लड़की ने तो रेड कलर का गाउन पहना हुआ था, डिजाइनर गाउन, जो काफी महंगा लग रहा था, इसलिए मुझे पहले ही डाउट हो गया था कि अर्पिता नहीं हो सकती वो। अर्पिता कुछ बोल ही रही थी कि तभी सुमन बोल पड़ी, बिना चश्मे के तुमको शकल नहीं दिखी, लेकिन ये देख गया कि कपड़ा महंगा वाला था। वाह भाई वाह, और का मतलब है कि गाउन महंगा था इसलिए तुमको लगा कि वो लड़की अर्पिता नहीं थी, मतलब हमारी बेटी महंगे कपड़े नहीं पहन सकती। तो सुन लो तुम लड़की, वो लड़की जिसको तुमने देखा था वो अर्पिता ही थी। गौरव जी और अर्पिता गए थे स्पेशल डिनर के लिए, वो तो इसने आते ही कपड़े बदल लिए, वरना तुम देखती तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाती। एकदम राजकुमारी लग रही थी हमारी बिटिया, और वो ड्रेस इसी ने खुद की तनख्वाह से खरीदी थी, पति या किसी और के पैसे से नहीं खरीदी। शीना बोली, अरे आंटी मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कह रही थी कि हम सभी मिडिल क्लास वाले ऐसे ही होते हैं, कपड़ों और महंगी चीजों पर इतने पैसे खर्च नहीं करते ना। सुमन बोली, हाँ हाँ समझ गए हम तुम्हारा मतलब, चलो बहुत रात हो गई है, अब जाओ तुम, फिर सुबह उठकर जॉम्बी भी तो करना है तुमको। अर्पिता बोली, माँ जुम्बा होता है वो। सुमन बोली, एक ही बात है, चलो। शीना वहाँ से निकली तो माँ जल्दी जल्दी अर्पिता के आगे भागने लगी ताकि अर्पिता के गुस्से का सामना न करना पड़े। माँ लिफ्ट में घुसी तो अर्पिता भी अंदर जाकर बोली, अब क्या लिफ्ट के शीशे में घुसकर दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगी आप? वैसे आप भाग क्यों नहीं है? सुमन बोली, तुमसे डर कर, बिना बात डांट दिया ना तुमको तो अब तुम हमें छोड़ोगी थोड़ी, बोल लो जो बोलना है, कर लो गुस्सा। नहीं करेंगे गुस्सा हम, लेकिन एक शर्त पर। माँ बोली, कैसी शर्त? अर्पिता ने कहा, ये कि कभी भी कोई दूसरा आपके पास आकर हमारे बारे में कुछ कहेगा तो आप हम पर सीधा इल्जाम लगाने से पहले शांति से हमसे पूछेंगे कि सच क्या है, और फिर हमें समझने की कोशिश भी करेंगे। बताइए आपको शर्त मंजूर है या फिर हम लिफ्ट रोक दे बीच में, फिर फंसे रहना रात भर इसी में? माँ बोली, ठीक है शर्त मंजूर है हमें, और ये लिफ्ट में फंसने की बात से डरकर नहीं बोल रहे हैं, मन से बोल रहे हैं, और हमें माफ कर दो अर्पिता, हमारी वजह से सीना ने तुम्हें ताना मारा। अर्पिता बोली, माँ वो तो ऐसे ही बोल रही थी और आपने हमारी तरफ से जवाब दे तो दिया, उसे हिसाब बराबर हो गया, और वैसे बड़े चंट हो आप, शीना को गलत साबित करने के लिए हमें डिनर पर भेज दिया। माँ हंसते हुए बोली, हाँ नहीं तो खुद को महारानी गायत्री देवी समझ रही थी, हमने समझा दिया उसको, तुम गायत्री हो तो हम भी महारानी एलिजाबेथ हैं। अर्पिता मुस्कुराते हुए मन में सोचने लगी, सॉरी माँ आप गलत नहीं थी और ना ही शीना, फिर भी आप शर्मिंदा हो, पर गलत तो हम ही नहीं है, इसलिए केस क्लोज। वह राज अपने घर पहुंचा तो ऋत्विक के कमरे की लाइट जलती देखकर उसके पास चला गया। वो मुस्कुराते हुए बोला, लड़के के चेहरे का नूर तो देखो, खुशी ऐसे झलक रही है जैसे किसी ने खुशियों का नल खोल दिया हो। ऋत्विक बोला, सीधा सीधा बोल क्या बोला है, पहेलियां मत बुझा। भाई आप तो डेटिंग में उस्ताद हो गए हो, इतना रोमांस कहाँ से ला रहे हो? अर्पिता का असर है ना,
ऋत्विक बोला। एक बेचारा इंसान बेडरूम में बैठा हुआ संडे को भी काम कर रहा है और तूने रोमांस का राग छेड़ रखा है। राज बोला, भाई आप भी अजीब हो, मेरा आइडिया लेकर उसे एग्जीक्यूट भी कर दिया और अब ऐसे कर रहे हो जैसे कुछ नहीं किया। अरे कोई चोरी थोड़ी ना किया आपने, मैंने सब देख लिया। आपको और अर्पिता को रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर करते हुए मैं कबाब में हड्डी बनते बनते रह गया। बच गए आप लोग। ऋत्विक ने सोचा, ये ऐसे क्यों बोल रहा है, मैं और अर्पिता तो कहीं गए भी नहीं है। वो बोला, अच्छा तूने हम दोनों को देखा था तो ये पता मैंने कौन से कलर की शर्ट पहनी थी। राज बोला, वही तो नहीं देख पाया, मैं जिस जगह बैठा था वहां से सिर्फ अर्पिता दिख रही थी मुझे। फिर आप लोगों के पास जाने लगा तब तक निकल गए आप लोग। पर मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ भाई, देर से ही सही आपने आपके अंदर के शाहरुख खान को तो जगा लिया। ऋत्विक जबरदस्ती मुस्कुराया और बोला, सही बोल रहा है, अब चल नींद आ रही है मुझे, तू जा अपने कमरे में। राज के जाने पर ऋत्विक खुद से बोला, रोमांटिक डिनर, लेकिन किसके साथ? अर्पिता ने तो मुझे मना किया था, फिर वो कैसे जा सकती है? नहीं हो सकता ये, राज को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। पर राज अर्पिता को पहचानने में गलती नहीं कर सकता। इसका मतलब अर्पिता का बॉयफ्रेंड है, पर उसने कभी बताया क्यों नहीं? ये सुनकर मेरे दिमाग में खलबली क्यों मच गई है? अर्पिता को फोन करके पूछूं क्या? नहीं, अभी 11:30 हो रहे हैं, सही नहीं रहेगा। कल पूछता हूँ उससे, लेकिन उसे लगेगा कि मैं उसे स्टॉक कर रहा हूँ, उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहा हूँ, वो खुद ही बता देगी। यहाँ ऋत्विक अर्पिता के बारे में सोच सोच कर परेशान था और वहां अर्पिता का भी यही हाल था। दोनों की नींद उड़ गई थी। अर्पिता को जॉब छोड़ने के बारे में सोचकर ही बहुत बुरा लग रहा था। वो मन में बोली, अलग अलग लोगों से बात करना, उनकी प्रॉब्लम सुनना, उनका सोल्यूशन देना, इस सब की आदत हो गई है हमें। शो छोड़ने के नाम से दिल बहुत भारी हो रहा है और ऋत्विक के बारे में सोचकर तो और भी परेशान हो रहे हैं हम। फिर से इन्वेस्टेड होने की जद्दोजहद होगी उसे। माना नकली बीवी से ब्रेकअप करके कोई असर नहीं पड़ेगा उसे, पर अपनी मॉम और कंपनी के लिए तो परेशान हो जाएगा वो। नकुल ने हमारी जिंदगी में आकर ग्रहण लगा दिया है। कल अचानक से कैसे बोलेंगे कि हम जॉब छोड़ रहे हैं, लेकिन हमारी वजह से ऋत्विक भी तो मुसीबत में है। नकुल हमें पाने के लिए तो ऋत्विक को बर्बाद करना चाहता है, ऐसे में तो उससे दूर जाना ही अच्छा है। काफी सोचते हुए दोनों की रात निकली। अगली सुबह दोनों ऑफिस पहुंचे तो आमने सामने आने पर कुछ बोल नहीं पाए। ऑफिस में एक मीटिंग खत्म होने के बाद ऋत्विक बोला, सो दिस इज आवर स्ट्रेटजी फॉर नेक्स्ट 2 months, एनी क्वेश्चंस और सजेशंस एनीवन? जब किसी ने कुछ नहीं बोला तो ऋत्विक बोला, अमेजिंग, तो फिर एक बार अपने अपने गोल्स बता दीजिए, फिर मीटिंग खत्म करते हैं। सबने अपने अपने गोल्स बताए और ऋत्विक उन पर अपनी राय देता रहा। फिर अर्पिता की बारी आई, लेकिन अर्पिता बिना कुछ बोले चुपचाप बैठी रही। ऋत्विक बोला, अर्पिता तुम बोलोगी या तुम्हारे गोल्स भी हम लोग ही बोले? अर्पिता खड़ी हुई और फिर से चुप हो गई। फिर कुछ देर बाद वो अचानक से बोली, हम ये जॉब छोड़ रहे हैं, आज हमारे यहाँ आखिरी दिन है। अर्पिता ने ये कहा और बाहर चली गई। अर्पिता ने रेजिग्नेशन के लिए बोल तो दिया है, पर क्या इतना आसान होगा ये जॉब छोड़ पाना? क्या होगा ऑफिस में सभी का रिएक्शन? मजबूर अर्पिता ने ऑफिस में चल रही मीटिंग में सबके सामने ये कह दिया कि वो जॉब छोड़ रही है। उसने किसी के कुछ कहने का इंतजार नहीं किया और वहां से निकलकर रिकॉर्डिंग रूम में चली गई। ये बात सुनकर सब हैरान थे। ऋत्विक बोला, जॉब छोड़ रही है, लेकिन क्यों? आलोक बोला, ऋत्विक मुझे लग रहा है कि अर्पिता परसों जो हुआ ना उससे बहुत डिप्रेस हो गई है, हो सकता है इसलिए ये डिसीजन लिया उसने। राज बोला, हाँ भाई मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, आप चिंता मत करो, उसने अभी इमोशनल होकर बोल दिया होगा जॉब छोड़ने के लिए। हम उसे ना थोड़ा टाइम देते हैं, उसे थोड़े दिन की छुट्टियों पर भेज देते हैं, रेस्ट करेगी तो अपने आप उसका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। फिर देखना खुद बोलेगी, बाबा जी उस वक्त हमारी अकल घास चढ़ने चली गई थी, अच्छा हुआ हमने ऑफिशियल मेल नहीं भेजा। तभी ऋत्विक के फोन पर मैसेज टोन बजा। ऋत्विक ने अपना फोन देखा और बोला, उसने रेजिग्नेशन मेल किया है मुझे, वो डिसाइड कर चुकी है, मैं बात करता हूँ उससे। ऋत्विक रिकॉर्डिंग रूम में गया तो उसे देखकर अर्पिता जबरदस्ती लैपटॉप पर काम करने की एक्टिंग करने लगी। ऋत्विक ने कुछ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, ये बंद लैपटॉप में काम करने की कौन सी निंजा टेक्निक आती है तुम्हें? अर्पिता सक पकाकर बोली, ऑन किया है हमने, टाइम लगता है, मशीन है, अलादीन का चिराग नहीं है जो बस हाथ लगाया और चल दिया। ऋत्विक ने स्विच बोर्ड के पास जाकर लैपटॉप के चार्जर का स्विच ऑन किया और बोला, तुम्हारा लैपटॉप है और तुम ही भूल गई कि इसकी बैटरी खराब हो गई है, डायरेक्ट पावर सप्लाई से ही चलता है ये। अर्पिता इस बात पर कुछ नहीं बोली तो ऋत्विक बोला, अर्पिता आई नो तुम डिस्टर्ब हो, पर उसके लिए जॉब छोड़ना जरूरी है क्या? अर्पिता बोली, जरूरी है इसलिए रिजाइन किया है हमने और तुम हमें जबरदस्ती नहीं रोक सकते हो यहाँ पर। अरे मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि ऐसे जल्दी जल्दी में डिसीजन मत लो। भले ही लोग तुम्हें बाय फेस नहीं जानते हैं, लेकिन कोयल मल्होत्रा तुम ही से है। और ये मत सोचना कि मैं रेडियो मस्ती के बारे में सोचकर ये सब बोल रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुमने इस शो को 1 साल दिया है अपना, तुमने कोयल मल्होत्रा को जिया है, तुम इतनी आसानी से इसे छोड़ पाओगी? तुम्हारी सारी मेहनत को ऐसे ही वेस्ट जाने दोगी? तुम ना थोड़े दिन की लीव ले लो और कहीं बाहर चले जाओ, वहां शांति से सोचो, कोई जल्दी नहीं है। और फिर भी अगर तुम कहोगी कि तुम्हें जॉब नहीं करनी है तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, अब ये डिसीजन तुम्हें इमोशनल होकर लिया है। अर्पिता मन में बोली, तुम समझते हो हमें, पर हमारी मजबूरी को नहीं समझ सकते और इसके लिए हम तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, पर सच्चाई यही है कि अभी सबकी सलामती के लिए यही सही होगा। अर्पिता बोली, 5 दिन की लीव लेकर क्या नया हो जाएगा ऋत्विक? फैक्ट बदल जाएगा क्या कि जैसे कई लोग कोयल मल्होत्रा को प्यार करते हैं वैसे कई लोग उससे नफरत भी करते हैं? आज हमें समर ने ब्लैकमेल किया है, कल कोई और करेगा और परसों कोई और। इस शो की वजह से आए दिन कोई ना कोई नया दुश्मन बनेगा हमारा, पर उसके लिए हमारी फैमिली क्यों सफर करे, हमारे दोस्त कोली या फिर आसपास के लोग क्यों परेशान हो? तुम्हें अंदाजा भी है हम क्या क्या खो सकते थे इस कांड में? जहाँ फैमिली की बात आती है वहाँ सब खुद ब खुद इमोशनल हो जाते हैं। हमें पता है हमारे शो छोड़ने की वजह से तुम्हारा एफएम फिर से मुसीबत में पड़ जाएगा, लेकिन ऋत्विक हमारी फैमिली ही हमारी प्रायोरिटी है और हमेशा रहेगी। तभी राज अंदर आया और बोला, हम तेरी फैमिली नहीं है और ये लाखों लोग जो तुझे इतना प्यार करते हैं, अपने मन में बसा कर रखा है तुझे, तुझसे अपने मन की बात बोलते हैं, वो तेरी फैमिली नहीं है। अर्पिता बोली, हम अभी इमोशनल जरूर हो रहे हैं लेकिन इमोशनल फूल नहीं है। लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारा काम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है वो। अगली बार प्लेन में बैठो ना तो एयर होस्टेस की बात ध्यान से सुन लेना, वो भी यही बोलती है, दूसरों की सहायता करने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहन लो। बस वही मास्क पहन रहे हैं हम और तुमने कुछ नहीं सहा ना इसलिए इतना बोल रहे हो। हमारी जगह खड़े होकर देखो, सब समझ आ जाएगा तुमको। और जब हमने बोला कि फैमिली के बारे में सोच रहे हैं तो तुम उसमें आए ना, और अब क्या हरी का नाम लेकर बोलेंगे कि इसको बचाना है उसको बचाना है? हाँ राज बोला, तू हमेशा सबकी इच्छा के अगेंस्ट होकर ये कहकर मैदान में उतर जाती थी कि लोगों की मदद करना हमारी ड्यूटी है। एक स्पीड ब्रेकर आया और हो गई तेरी गाड़ी फुस। ऋत्विक बोला, राज चुप कर, डायलॉग मारना बहुत ईजी होता है, जिस पर बीती है वही समझता है, इसलिए तू चुप रह। राज गुस्सा होकर बोला, चुप ही रहना है तो यहाँ रहने का क्या मतलब है? अर्पिता के अलावा सबके मुंह पर टेप लगा दो आप। ऋत्विक बोला, अर्पिता मैं इसीलिए तुम्हें बोल रहा था, अपनी लाइफ को ऐसे सीक्रेट रखोगी तो हमेशा इसके बाहर आने का डर बना रहेगा, इसलिए अपने बनाए बिल से बाहर निकलो और सबको बता दो सच। ट्रस्ट मी।
तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है और जो भी हो हम सब तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे हमेशा। तुम्हें बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में और तुम करोगी भी। बस ये समझ जैसे लोगों से डरना छोड़ो। अर्पिता मन में बोली, चाहकर भी नहीं कर सकते हम, और इसमें सारी गलती भी तो हमारी है। हमने झूठ से जो महल बनाया है उसी में कैद हो गए हैं हम। तभी अर्पिता के फोन पर मैसेज आया। मैसेज नकुल का था। ये दोनों भाई बहुत बकवास कर रहे हैं, इन्हें बोलो कि तुम्हें जॉब नहीं करनी और रवाना करो फिर दोनों को, वरना मैं अपने तरीके से समझाऊंगा इन्हें। मैसेज पढ़कर अर्पिता झट से बोली, तुम दोनों हमारा टाइम वेस्ट मत करो, हमने जो सोच लिया है हम वही करेंगे, अब बात खत्म, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। राज बोला, तूने अपनी 2 कंडीशंस लिखवाई थी कॉन्ट्रैक्ट में, एक की कोई तेरे काम में दखल नहीं देगा और दूसरा की तुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। अब दोनों में से कुछ तो हुआ नहीं है, तो किस बिहाफ पर छोड़ेगी तू जॉब? अर्पिता कुछ जवाब नहीं दे पाई तो राज बोला, बिना नोटिस जॉब छोड़ना है तो 3 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी और तुझे तेरी सैलरी पता ही है। अर्पिता गुस्से में बोली, हाँ दे देंगे, वैसे भी तुम लोगों के पैसे नहीं चाहिए हमें, सब दे देंगे, और ऋत्विक हमें तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है, शाम को मिलो हमें। अर्पिता अपना बैग उठाकर वहां से निकल गई। ऋत्विक राज पर चिल्लाया, पैसों की बात करने की क्या जरूरत थी उससे? राज बोला, भाई मैंने तो सोचा कि पैसों की बात सुनकर वो रेजिग्नेशन वापस ले लेगी, फिर आराम से सोचेगी तो सब सही हो जाएगा। अरे मुझे क्या पता था वो हाँ कर देगी। ऋत्विक मन में बोला, आई नो अर्पिता वो सब कर रही है जो उसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक ही इंसिडेंट से कोई इतना चेंज कैसे हो सकता है, और इसे मुझसे क्या बात करनी है? गॉड व्हाई एवरीथिंग इज सो मेस्ड अप। अर्पिता जैसे ही ऑफिस से बाहर निकली तो नकुल का फोन आया। अर्पिता ने फोन उठाया तो नकुल बोला, दैट्स लाइक माय गर्ल, अब शाम को मिलकर ऋत्विक को हमेशा के लिए अपनी लाइफ से आउट कर देना। कर देंगे, जो बोलोगे सब कर देंगे, पर अब 2.5 लाख रुपए कहां से लाएंगे हम ऑफिस वालों को देने के लिए? नकुल बोला, 2.5 लाख? अर्पिता तुम इतने से पैसों के लिए उन लोगों की गुलामी कर रही थी, और कहां से लाओगी का क्या मतलब है? मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता, जो मेरा है वो सब तुम्हारा है। अब अपना अकाउंट नंबर भेजो, मैं तुम्हें अभी पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। अर्पिता खुद से बोली, बाबा जी ये 2.5 लाख तो ऐसे बोल रहा है जैसे हमने 250 रुपए बोला हो, पानी की तरह पैसों से नहाता है क्या ये आदमी? नकुल बोला, क्या हुआ? अरे इतना क्या सोच रही हो? अकाउंट नंबर मांगा है, एटीएम का पिन नहीं, कॉल के बाद भेज देना। अच्छा तुम्हें याद है ना अभी टैटू का अपॉइंटमेंट है तुम्हारा, तुम्हें टैटू स्टूडियो की लोकेशन भेजा हूं, वहां जाओ वहां। नकुल ने फोन काटा तो अर्पिता बोली, ये तो अपने नाम का ठप्पा लगा कर ही रहेगा हम पर बाबा जी, क्या करें हम, चक्कर आ रहे हैं हमें तो। अर्पिता टैटू स्टूडियो पहुंची तो वहां नकुल पहले से ही मौजूद था। उसके वहां पहुंचते ही नकुल उसे एक पेपर दिखाते हुए बोला, ये देखो मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए 2-3 डिजाइन सोच कर रखे हैं। सबसे पहले ये रेड कलर का हाथ होगा और उसमें ब्लैक कलर से इटैलिक्स में मेरा नाम लिखा होगा, और ये दूसरा वाला देखो, इसमें इन्फिनिटी का सिंबल है जिसमें एक तरफ अर्पिता लिखा है और दूसरी तरफ नकुल, यानी हम हमेशा साथ रहेंगे। और ये तीसरा वाला। अर्पिता तीसरा टैटू देखकर चौंक गई। वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, वाओ ये तो तुम्हारी फोटो है नकुल, अमेजिंग। नकुल खुश होते हुए बोला, तीसरा टैटू ही पसंद आया ना तुम्हें? पता था मुझे पहले से तुम यही सिलेक्ट करोगी। फिर वो टैटू आर्टिस्ट से बोला, बॉस ये वाला बना दीजिए और 3D टैटू बनाइएगा। फिर वो अर्पिता की तरफ देखकर बोला, जब मैं नहीं होऊंगा ना और तुम मुझे मिस करोगी तब इस टैटू को देख लेना, तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे मैं तुम्हारे पास ही हूँ बेबी। अर्पिता मन में बोली, बस यही बचा था जिंदगी में, हमारे शरीर पर 3D फोटो, वो भी इस सर फिरे का, इससे अच्छा तो मारी दो हमको बाबा जी। टैटू आर्टिस्ट ने अर्पिता को अंदर कमरे में आने के लिए कहा। जब अर्पिता के साथ नकुल जाने लगा तो अर्पिता बोली, अब तुम अंदर आओगी तो हमारा प्लान कैसे काम करेगा? नकुल चौंक कर बोला, कैसा प्लान? अर्पिता हड़बड़ाकर बोली, अरे तुम्हें सरप्राइज करने का प्लान, हम चाहते हैं कि तुम टैटू बिल्कुल एंड में देखो, ऐसे तुम्हें एक्साइटमेंट बनी रहेगी ना, हम तुम्हारी ये फोटो अपने दिल पर ही बनवाएंगे। नकुल खुश होकर बोला, सच? अगर ऐसा है तो मैं बाहर ही वेट करता हूँ, अगर तुम्हें दर्द हो तो मुझे बुला लेना। अर्पिता बोली, तुम्हारे लिए हर दर्द सह लेंगे हम, अब चलो थोड़ी देर बाद टैटू बनवाकर मिलते हैं। अर्पिता अंदर गई और आर्टिस्ट के कहने पर वहां एक बेड पर लेट गई। जब टैटू आर्टिस्ट पेन में इंक भरने लगा तो अर्पिता खुद से बोली, एक्शन का टाइम आ गया है, रक्षा करना बाबा जी। अर्पिता अचानक से बोली, सॉरी 1 मिनट, हम अपनी दवाई लेना तो भूल गए। टैटू आर्टिस्ट बोला, नो प्रॉब्लम, वैसे किस चीज की दवाई ले रही हैं आप मैडम? अर्पिता बोली, एक्चुअली हमको ना डायबिटीज है तो बस उसी की दवाई है। टैटू आर्टिस्ट हैरान होकर बोला, आपको डायबिटीज है? कितना है? अर्पिता बोली, अरे हमेशा नहीं रहता है, वो तो हम अभी प्रेग्नेंट है ना, तो प्रेगनेंसी में हो जाता है ऐसा, थायराइड, शुगर, बीपी ये सब नॉर्मल है, दवाइयों से ठीक हो जाता है। टैटू आर्टिस्ट बोला, आपको शायद नहीं पता पर प्रेगनेंसी में टैटू नहीं बनवाना चाहिए, इट्स वेरी रिस्की, सॉरी मैम मैं आपके टैटू नहीं बना सकता। अर्पिता उदास होने का नाटक करते हुए बोली, हम प्लीज ऐसे मत बोलिए, मेरे हस्बैंड को देखा ना आपने, इस टैटू को लेकर कितना एक्साइटेड है वो, प्लीज बना दीजिए। टैटू आर्टिस्ट खड़े होकर बोला, आई एम रियली सॉरी पर ये एक्चुअली मेरे मॉरल्स के अगेंस्ट है, मैं बाहर जाकर आपके हस्बैंड को समझा देता हूँ मैडम। अर्पिता ने टैटू बनवाने से बचने के लिए जो प्लान बनाया है, क्या वो पढ़ने वाला है उसी पर भारी? जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ, ओनली ऑन पॉकेट FM।